प्यारे बच्चों, वन शॉट सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कल की वीडियो में बचा हुआ पोर्शन था। मैंने बोला था कि न्यूमेरिकल पोर्शन आरएल सर्किट, आरसी सीरीज सर्किट वगैरह आपको आज कराऊंगा और साथ में हम पीवाईक्यूज कर रहे होंगे आज। ठीक, तो इस तरह से आपका एसी आज मैं 100% कंप्लीट कर दूंगा, है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज कल तक हमने देखा था कि अगर हम इंडक्टर के अक्रॉस एसी सोर्स अप्लाई करते हैं या फिर कैपेसिटर के अक्रॉस एसी सोर्स को हम क्या करते हैं बेटा, अप्लाई करते हैं, तो इन दोनों सर्किट्स में लॉस ऑफ एनर्जी यानी कि पावर डिसिपेशन जीरो होता है। तो इन दोनों ही सर्किट्स को हम बोलते हैं वोल्टलेस सर्किट्स। वोल्टलेस सर्किट, क्या खास बात थी इसमें, उस खास बात को पकड़ो जरा। उसमें यह था कि अगर मैं रेफरेंस वैल्यू करंट की इधर मानू, रेफरेंस डायरेक्शन करंट फेजर की एक्स एक्सिस की तरफ मानो, ठीक, तो इन दोनों ही केसेस में वोल्टेज और करंट के बीच में देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब एंगल था आपका कितना, 90 डिग्री। यानी कि वोल्टेज और करंट कैसे थे आपके, परपेंडिकुलर। वीएल आपका लीडिंग था करंट से और वीसी आपका लैगिंग था करंट से। ये बात हमने अच्छी तरह से कर ली थी। तो मैंने बोला था कि पावर जो भी आप कैलकुलेट करोगे किसी भी सर्किट में, तो आप ये देखना कि वोल्टेज और करंट के बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में कितना एंगल है। अगर एंगल 90 डिग्री हो गया यानी कि वोल्टेज आपका परपेंडिकुलर टू द करंट आ गया, तो पावर डिसिपेशन कितना आएगा, 100% जीरो होगा। तो सर अगर करंट वोल्टेज से परपेंडिकुलर है तो ऐसे करंट को हम क्या कह सकते हैं, वोल्टलेस करंट। क्या कह सकते हैं बेटा, अगर आई इज परपेंडिकुलर टू द वोल्टेज देन आई इज सेड टू बी वोल्टलेस करंट। वोल्टलेस करंट बोलेंगे और ऐसे सर्किट्स को क्या बोलते हैं, वोल्टलेस सर्किट्स। ठीक, बहुत बढ़िया। अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड एल, है ना, आर और एल के कॉम्बिनेशन को एक्रॉस एसी सोर्स अप्लाई करके देखना चाहते हैं। अब हमें आर का पता है, ठीक, करंट और आपका वोल्टेज सेम फेज में, ठीक, एल और सी की भी हमने बात कर ली इंडिविजुअली। अब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो कॉम्बिनेशन में देखिए इसके अक्रॉस वोल्टेज वी आर डेवलप हुआ या डिसिपेट हो गया और इसके अक्रॉस वी एल हमने बोला। तो अगर ये डीसी सोर्स होता तो वी कैन सी दैट नेट ईएमएफ ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल। बट अभी ऐसा नहीं हो सकता। अब क्या है, यहां पर आपने एसी सोर्स अप्लाई कर दिया, तो सर अगर मैं करंट की डायरेक्शन ये मानता हूं, करंट की डायरेक्शन ये मानता हूं, तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इन द सेम फेज ऑफ करंट होता है ना। ये सारा ही करंट देखो आई फ्लो कर रहा होगा आर में भी और एल में भी, ठीक। तो वी आर आपका किधर आ गया, आई की डायरेक्शन में। बट अक्रॉस इंडक्टर की अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो करंट की डायरेक्शन से 90 डिग्री लीडिंग होगा कौन, सर वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। क्लियर एकदम। तो सर वी आर है इधर और वी एल है इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है सर, 90। तो इन दोनों का नेट वोल्टेज, इन दोनों का नेट वोल्टेज वी नेट हमने कहा, इन दोनों का वेक्टर सम इधर आएगा वी नेट। तो सर कितना होगा, देखो ये वी एल है, यहां इसको वी एल को मैं इधर वेक्टर सम कर सकता हूं। तो वी नेट आपका आएगा अंडर द रूट वी आर स्क्वायर और प्लस वी एल स्क्वायर। ठीक है, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। अब बात करते हैं टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट सर्किट इज कॉल्ड एज द इंपीडेंस और इसको डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं इसको, जेड से। अब देखो हमारे पास में वी नेट की वैल्यू आ चुकी बेटा, कितनी, वी नेट आपके पास में आ चुका रूट ऑफ वी आर स्क्वायर और प्लस वी एल स्क्वायर। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू, देखिए नेट वोल्टेज है तो I इंटू कंप्लीट इंपिडेंस Z लिख सकता हूं इसको मैं, इज इक्वल्स टू रूट ओवर, इसको बताइए क्या लिख सकता हूं मैं, I इंटू आर, वी आर कितना होगा I इंटू आर का स्क्वायर, प्लस इसको मैं कितना लिख सकता हूं सर, I इंटू एक्सएल, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, है ना, एक्सएल का स्क्वायर। ठीक, आई आप कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो, तो देयरफॉर Z की वैल्यू आपके पास में आ गई अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस
एक्सएल स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास में आ गई इंपीडेंस की। ठीक, तो अगर हम चाहें तो एक ट्रायंगल बना सकते हैं। हमने कहा कि आर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो आर की डायरेक्शन भी ये एज्यूम कर सकता हूं मैं, और एक्सएल की डायरेक्शन आपकी ये हो गई। ठीक है, तो इन दोनों का अगर मैं वेक्टर सम करने की बात करूं तो इसको आप इसके हेड पर पुटअप करिए। मींस यहां पर आपका हो गया बेटा एक्सएल, और आपका यहां पहले वाले वेक्टर की टेल से आप फाइनल वाले वेक्टर के हेड को ज्वाइन कराओगे तो आपको मिलेगा नेट वेक्टर सम, जिसकी वैल्यू होगी कितनी, अंडर रूट, अगर ये आपका आर है और ये क्या है एक्सएल, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो देखो वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है। तो इस तरह के ट्राइंगल को हम बोलते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल। इम्पीडेंस ट्राइंगल इसको हम बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, ये नेट जेड की जो वैल्यू है ये आर से कितना एंगल बना रही है। हमने बोला सर ये फाइव, या फिर यूं कहें हम कि नेट वोल्टेज इस करंट से कितना एंगल आगे है। ठीक है ना, तो फाइव को आप या तो टेन की टर्म्स में निकाल लीजिए, तो टेन के टर्म्स में आप निकालोगे अगर तो वीएल बाई वी नेट, वीएल बाई वी नेट से फाइंड करिए। या फिर आपको एक तरीका और मैं बताऊं, आप ऐसे करिए, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दीजिए। तो बेस में क्या है आपके पास में वी आर बाई वी नेट। तो सर वी आर को आप लिख सकते हो आई इंटू आर डिवाइडेड बाई वी नेट, आपका हो जाएगा आई इंटू जेड। तो फाइव की वैल्यू इसमें आएगी बेटा कोस की टर्म्स में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोस फाइव आपके पास में कितना आ गया सर, आई से आई कैंसिल आउट करने के बाद में आर बाई जेड। चाहो तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, कोस फाइव इस ट्राइंगल से आपके पास में आ जाएगा बेस आर बाई हाइपोटेन्यूज जेड, हाइपोटेन्यूज जेड, ये जेड है। ठीक है, तो cos फाइव को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। cos फाइव इज नथिंग बट पावर फैक्टर, इसको डिफाइन करा जाता है पावर फैक्टर। ठीक है, चलिए एसी अक्रॉस आरसी सर्किट। लाइक वाइज आरसी सर्किट, मैंने कहा था कि फेजर से ही सब कुछ हो जाएगा, कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो सर एसी सोर्स को हम अक्रॉस दी कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड सी अगर अप्लाई करते हैं तो क्या केस बनेगा, देखिए इसके अक्रॉस हमने कहा वोल्टेज डिसिपेट हुआ वी आर, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डेवलप हुआ वी सी। तो सर अगर ये डीसी सोर्स होता, अगर कैसा सोर्स होता ये डीसी सोर्स होता, तो मैं सीधे सीधे बोलता कि ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। बट अभी ऐसा नहीं है, आपने क्या अप्लाई किया हुआ है, एसी सोर्स। तो रोटेटिंग वेक्टर को मैंने बोला था कि फेजर की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। तो रोटेटिंग वेक्टर यानी कि फेजर डायग्राम की हेल्प से हम देखें कैसे करेंगे। हमने कहा कि वोल्टेज ऑफ द बैटरी है ना, जो भी ईएमएफ आपका सोर्स है ये एसी सोर्स, इसका वोल्टेज मैंने कहा इधर, ठीक है, सॉरी इसका करंट मैंने बोला इधर, करंट आपका इधर आगे। तो जिस डायरेक्शन में करंट होगा, रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो फॉलो करेगा करंट को। ये आपके पास में आ गया बेटा वी आर। क्लियर एकदम। अब बहुत ध्यान से देखो, कैपेसिटर के अक्रॉस, कैपेसिटर के जो अक्रॉस वोल्टेज है वो लैग करता है करंट से, है ना। मैंने ये बताया था कि इंडक्टर में आप एल ध्यान रखना, करंट को हमेशा साइन की डायरेक्शन में मींस एक्स एक्सिस की तरफ रखना। तो एल बना तो मींस वीएल आपका ऐसे, और इसके अपोजिट आपका वीसी रहता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो करंट ऐसे, तो वीसी यानी कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर किधर आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये बहुत अच्छी तरह से मैंने बताया था इससे पिछले वाली वीडियो में। तो सर वीसी इधर और वीआर इधर, दोनों को वेक्टर की तरह हम यानी कि फेजर की तरह ट्रीट करें अगर, तो इन दोनों का वेक्टर सम कहीं ना कहीं आएगा। ये आपने कहा सर ये तो वी नेट आ गया, जो इस पर्टिकुलर रेफरेंस डायरेक्शन से फाई एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, फाई। तो सर एक बात बताओ, यहां से अगर मैं वी नेट को कैलकुलेट करने की बात करूं, वी नेट को कैलकुलेट करने की बात करूं तो कितना हो जाएगा सर, ये आ जाएगा आपके पास में वी आर स्क्वायर प्लस वी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वी नेट को आप लिख लो आई इंटू जेड इज इक्वल टू, आप इसको लिख लीजिए आई इंटू आर होल स्क्वायर, और प्लस वीसी को आप लिख लीजिए आई इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर। देखो आई
कॉमन लेके आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो क्लियरली आपको क्या दिख रहा है, z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स ई स्क्वायर। ये आपके पास में नेट इंपीडेंस आ गया। ये आपके पास में क्या आ गया बेटा, तो ये आ गया नेट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, नेट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो वी आर की डायरेक्शन और आई की डायरेक्शन सेम, और आई से 90 डिग्री पीछे आपका वीसी यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर लैग करता है 90 डिग्री करंट से। तो इन दोनों का नेट वेक्टर सम यहां पर। ठीक, तो आपने कहा ये एंगल है फाई, तो आप इस फाई को कैलकुलेट कर सकते हो, या तो कोस फाई से फाइंड आउट कर लो या फिर टेन फाई से, दोनों में से आपकी मर्जी है। तो कोस फाई से निकालोगे तो इसको एक नाम और देते हैं हम, पावर फैक्टर। तो यहां पर देखो पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे, बेस सर ये तो आर या वी आर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज वी नेट, वी नेट। तो वी आर को मैं लिख सकता हूं आई इंटू आर डिवाइडेड बाई वी नेट कितना सर, आई इंटू जेड। आई से आपका आई कैंसिल आउट होगा, तो अगेन आपने क्या देखा कि पावर फैक्टर आ गया आर बाई जेड। पावर फैक्टर हमेशा कितना आएगा आपका, किसी भी केस में आप ध्यान देना, तो पावर फैक्टर की वैल्यू आपके पास में आर बाई जेड ही होगी, आर बाई जेड ही होगी। ठीक है, आर बाई जेड होगी। क्लियर एकदम, आगे चलते हैं। सीरीज एलसी सर्किट, ये सिंपल है एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ध्यान से, आपने कहा कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, एसी सोर्स आपने यहां पर क्या करा, अप्लाई कर दिया अक्रॉस कॉम्बिनेशन ऑफ एल एंड सी, एल और सी सर्किट के अक्रॉस आपने एसी सोर्स अप्लाई कर दिया। तो आपने कहा सर इसका जो करंट है, इस सोर्स का जो करंट है वो रेफरेंस डायरेक्शन में मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो इस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज या बैक ईएमएफ बनेगा उसको आपने बोला सर वीएल होगा, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो आपके पास में कितना सर, वीसी। ठीक है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और कैपेसिटिव कैपेसिटिव सर्किट की अगर हम बात करें तो कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी की अगर हम बात करें इसमें, एनर्जी डेंसिटी की, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहां पर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की बात करूं अगर मैं, तो 1/2 बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट होती है ना। एनर्जी डेंसिटी कभी कभी पूछ ली जाती है, इनके डेरिवेशन मैंने फुल फ्लैश कराए हुए हैं, आप देख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं, मतलब इसमें एनर्जी स्टोर हुई, इसमें भी एनर्जी स्टोर हो गई। तो इन दोनों ही सर्किट्स की अगर मैं बात करूं तो पावर लॉस जीरो होगा। पावर लॉस कितना, जीरो। तो ये सर्किट भी कैसा कहलाया जाएगा सर, वोल्टलेस सर्किट ही कहलाया जाएगा। तो देखते हैं, करंट इधर, रेजिस्टेंस तो है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। V अक्रॉस द इंडक्टर सर 90 डिग्री ऊपर, L बना दो, L बना दो, L इधर तो हमेशा I, इंडक्टर में इंडक्टेंस का L बना दो, तो सर VL ऊपर। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। करंट हमेशा इधर लेना है, इंडक्टर के अक्रॉस V चाहिए, किधर आएगा याद ही नहीं करना आपको, L बना दो, इंडक्टर फॉर L। बेटा क्लियर हुई बात या नहीं? तो VL आपका ऊपर, करंट आपका आगे, बाकी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या रहेगा, VC। अरे बात क्लियर हुई या नहीं? आपने कहा कि सर ये 10 वोल्ट है और ये आपका 5 वोल्ट है, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका नेट रिजल्टेंट जस्ट सब्ट्रैक्ट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ऊपर VL नीचे VC, तो इनका नेट जो वेक्टर सम आएगा, रिजल्टेंट होगा, वो होगा बेटा VL माइनस VC। वो कितना होगा, VL माइनस VC। हमने कहा उसकी लेंथ यहां तक आ गई, और इधर आपका क्या है, करंट, इधर आपका क्या है, करंट। तो नेट आपका जो V है, V नेट, वो कितना बच गया, सिर्फ VL माइनस VC। अब ध्यान से देखो, करंट और नेट वोल्टेज में क्या बेटा, करंट और नेट वोल्टेज में एंगल कितना बन गया फिर से, 90 डिग्री। तो मींस पावर कंजप्शन होगी जीरो। ये मैं कई बार बता चुका कि जब भी नेट वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल आपका 90 डिग्री होगा, तो दैट सर्किट विल बी वोल्टलेस सर्किट। मतलब और ध्यान से अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखो,
कि करंट करंट अगर वोल्टेज से करंट अगर वोल्टेज से 90 डिग्री पर है, कितने पर है, 90 डिग्री पर है, तो पावर आपकी कितनी होगी सर, जीरो। तो ऐसे करंट को हमने नाम दिया वोल्टलेस करंट। बेटा कैसा नाम दिया, वोल्टलेस करंट मींस करंट विच इज परपेंडिकुलर टू दी वोल्टेज। अच्छा, अगर ऐसा हो कि करंट आपका कहीं यहां पर हो एट एन एंगल ऑफ फाइव, एट एन एंगल ऑफ फाइव, तो इस करंट का आपको ये वाला कंपोनेंट बताओ कितना मिलेगा, तो सर आई का कोस फाइव कंपोनेंट, और इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा सर, ये होगा आई का साइन फाइव कंपोनेंट। अब ध्यान से देख के बताओ कि इसमें कौन सा वाला करंट इस वोल्टेज से परपेंडिकुलर है। तो सर ये वाला जो कंपोनेंट है आई साइन फाइव, ये आपका परपेंडिकुलर टू दी पोटेंशियल आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट आपका होगा बेटा वोल्टलेस करंट होगा, और ये वाला कंपोनेंट ये पावर डिसिपेशन में हेल्प करेगा, इसकी वजह से पावर आपकी कंज्यूम होगी, तो इसको बोलते हैं वोल्टफुल करंट, वोल्टफुल है ना करंट। इसकी वजह से आपकी क्या आएगी, पावर आएगी। तो जब भी 90 डिग्री होगा तो पावर डिसिपेशन जीरो, आई कोस फाई की वजह से आपका पावर कंजप्शन होगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को मैं पावर अक्रॉस आरएलसी सर्किट यूज करूंगा, ठीक है। चलते हैं आगे, एलसीआर सर्किट, एसी अक्रॉस एलसीआर सर्किट, ये भी बहुत सिंपल है। अगर आपको फेजर डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया तो इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखो ये एसी सोर्स है, हमने कहा कि एसी सोर्स में जो करंट फ्लो हो रहा है इस पूरे सर्किट में, उसको मैंने कहा था कि रेफरेंस वैल्यू पर मान लो, है ना। रेफरेंस एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ आपको लेना है, ये आ गया। अब यहां पर आपको दिखा सबसे पहले बेटा रेजिस्टर, रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज सर वी आर, किधर होगा सर, इन दी डायरेक्शन ऑफ रेफरेंस वैल्यू, ये आपका वी आर आ गया, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट और वोल्टेज सेम फेज में, ठीक। इंडक्टर में बोलो सर एल बना दो, सर क्या बना दो, एल बना दो, ठीक है। एल मतलब आई तो इधर है ही, तो एल का मतलब वी एल आपका ऊपर जाएगा, ये आ गया बेटा आपका वी एल। गलती होने के चांसेस बिल्कुल जीरो होंगे इस वाले फंडे से, ठीक। एल बना दो, आई तो इधर लेना है हमेशा, एल मतलब वोल्टेज आपका इंडक्टर में ऊपर, इंडक्टर मतलब एल। सी की बात करो, सी में नीचे, उसमें ऊपर है तो इसमें क्या रहेगा नीचे, ये आपको पता होगा। वीसी में आपका वोल्टेज लैग करता है और इंडक्टर में यानी कि वीएल आपका लीड करता है, कितना 90 डिग्री। अब बेटा ध्यान से देखो, ये मान लो 10 है और ये 5 है, तो इन दोनों का नेट वेक्टर सम कितना हो गया 10 माइनस 5, क्योंकि एंटी पैरेलल हैं दोनों। तो आपने कहा ये 10 और ये 5, तो नेट वैल्यू बची होगी 10 माइनस 5। तो अगर ये वीएल ये है आपका वीएल और ये कितना है वीसी, तो ये वाली जो वैल्यू आपके पास में बचेगी, ये बचेगी वीएल माइनस वीसी। इज इट क्लियर और नॉट, ये बची वीएल माइनस वीसी। तो इस वोल्टेज का और इस वीआर वोल्टेज का नेट वेक्टर सम आपको चाहिए, इन दोनों वेक्टर का सम कहीं ना कहीं यहां पर जाएगा वी नेट, है ना, ये आएगा आपके पास में वी नेट। तो वी नेट की वैल्यू बता दो जल्दी से, तो वेक्टर की तरह आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना। वेक्टर की तरह आप ऐड करोगे जब इसको, तो वी एल माइनस बी सी ये रहा और वी आर ये रहा, तो आप लिखोगे सर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर, वी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ये आ गया आपके पास में नेट वोल्टेज। वंस अगेन V इक्वल्स टू आप लिख सकते हो बेटा I इंटू जेड, टोटल जो नेट वोल्टेज है वो टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इंटू नेट इंपीडेंस, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहां पर आपने लिखा इसको I इंटू आर का स्क्वायर प्लस इसको आपने लिखा I इंटू एक्सएल माइनस I इंटू एक्सी का होल स्क्वायर। वंस अगेन आई स्क्वायर आप बाहर निकालो, बाहर आएगा आई, कैंसिल आउट होगा, कॉमन लेके आप आई को कैंसिल कर सकते हो, तो देयरफॉर जेड की वैल्यू मिली आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये बन गया आपके पास में क्या इंपिडेंस का नेट फॉर्मूला, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। क्लियर, ओके।
इसके बाद एक चीज और, ठीक है, इम्पीडेंस ट्रायंगल भी बना सकते हो आप। ये आर स्क्वायर देखिए, और ये आपके पास में बचा एक्सएल माइनस एक्सी, है ना, और ये आपके पास में आर, और ये आपका नेट जेड। तो आप जेड को लिख सकते हो कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। तो यहां पर जो एंगल बना हमने कहा फाई, यहां पर जो एंगल बना क्या, फाई। तो उस फाई की वैल्यू आप इन टर्म्स ऑफ कोस फाइंड करने की कोशिश करो जरा। तो कोस फाई आपके पास में आएगा बेस आर अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज जेड। तो आर बाई जेड, तो हर एक केस में आप देखो पावर फैक्टर की वैल्यू आर बाई जेड आपको मिलेगी। पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी मिलेगी, आर बाई जेड। ठीक है, आ जाओ। पावर डिसिपेशन इन एलसीआर सर्किट या आरएलसी सर्किट। ठीक है, देखो पावर को थोड़ा सा डिटेल में मैं बता देता हूं एक बार। देखिए, अगर हम रेजिस्टर की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, रेजिस्टर की बात करें, तो रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है। दोनों किस में है, सेम फेज में। ठीक है, तो Vrms इंटू आरएमएस, यानी कि दोनों का क्या कर देना है, प्रोडक्ट, आरएमएस वैल्यूज का प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, अब V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर आप पुट कर सकते हो। तो आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो वाइल कैलकुलेटिंग द पावर इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक, फिर मैंने बोला था कि पावर एक्रॉस एल, यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर, इन दोनों ही केसेस में पावर क्या आएगी आपकी, जीरो। वोल्टलेस सर्किट है दोनों। तो ऐसे हम सर्किट को क्या बोलते हैं, वो वोल्टलेस सर्किट, जिसमें वोल्टेज और करंट अभी मैंने समझाया कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे टू ईच अदर, तो वोल्टलेस करंट कहलाया जाएगा। जो करंट वोल्टेज से परपेंडिकुलर होगा दैट इज सेड टू बी वोल्टलेस करंट। अब हम बात करते हैं पावर इन आरएलसी सर्किट। पावर इन आरएलसी सर्किट, देखो हमने कहा नेट करंट हमारा इधर है, सर्किट का जो नेट करंट है इधर है, मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और इधर ही आपका वोल्टेज है, इधर क्या है, वोल्टेज। ठीक, अगर ये प्योरली इंडक्टिव होता तो दोनों में 90 डिग्री, प्योरली कैपेसिटिव होता तो दोनों में 90 डिग्री। ठीक है, तो दोनों में पावर कितनी आती, जीरो। लेकिन हमने कहा कि आर की थोड़ी सी वैल्यू इसमें हमने क्या कर दी, इंक्लूड कर दी। उसकी वजह से करंट का जो या तो रेफरेंस की तरफ या एल और सी की वजह से जो परपेंडिकुलर था वो नहीं रहा सिस्टम अब, यानी कि परपेंडिकुलर भी नहीं, पैरेलल भी नहीं, कहीं किसी एंगल पर आएगा करंट विद रेस्पेक्ट टू वोल्टेज, किसमें, आरएलसी में। तो सर इस करंट का ये वाला कंपोनेंट बोलो आई कोस फाई, आई कोस फाई, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आई साइन फाई। तो जल्दी से बताओ पावर डिसिपेशन किसकी वजह से आएगी, पैरेलल वाले की वजह से या परपेंडिकुलर वाले की वजह से। तो सर जो कंपोनेंट वोल्टेज से परपेंडिकुलर है उसकी वजह से पावर, सर जीरो, उसकी वजह से पावर जीरो। तो पावर जो आएगी आपके पास में केवल आई कोस फाई कंपोनेंट से आएगी। पावर आप लिख सकते हो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, तो फॉर्मूला है ही, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस तो फॉर्मूला है। और इस आर एम एस वैल्यू का कौन सा कंपोनेंट, कोस फाई कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, कोस फाई कंपोनेंट आपको लेना है। तो ये आ जाएगी आपके पास में पावर डिसिपेशन अक्रॉस द आरएलसी सर्किट। बहुत आसानी से समझ में आ गया। अगर ये चीज आपको क्लियर हुई होगी तो ये कुछ भी नहीं है फिर कि सर यही फॉर्मूला हम क्यों यूज करते हैं। और मैं तो कहता हूं कि इसी फॉर्मूले को आप हमेशा अप्लाई करें, हमेशा इसी फॉर्मूले को आप अप्लाई करें। ठीक है, देखो करंट और वोल्टेज किसमें, प्योरली रेजिस्टिव में बेटा, प्योरली रेजिस्टिव में सेम डायरेक्शन में है, तो आपके पास में फाई जीरो हो गया। कैलकुलेट करो पावर इसी फॉर्मूले से, तो पावर वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कोस जीरो। तो क्या आंसर आ गया, देखो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू ये इसकी वैल्यू हो गई 1। क्लियर। अब इंडक्टर की बात करूं तो करंट और वोल्टेज 90 डिग्री पर है, इसी फॉर्मूले में आप क्या कर दीजिए, फाई की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दीजिए, तो आपकी पावर कितनी आ जाएगी, सर जीरो आ जाएगी। पावर कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। क्लियर एकदम। तो पावर का खेल खत्म। बहुत अच्छे से आप देखो वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कोस फाई को यूज करिए किसी भी सर्किट में, किसी भी सर्किट में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पावर को मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है।
अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक है आपका रेजोनेंस। वो टॉपिक है रेजोनेंस। इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। आना ही आना है, ये मान के चलो, है ना। ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है। देखो, एक सेकंड रुको। अगर मैं तुमसे पूछूं कि सर एक्स एल आपने बताया तो, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया अच्छे से, है क्या? तो एक्सएल देखिए, अगर मैं रेजिस्टर की बात करूं बेटा, तो रेजिस्टर में पावर का डिसिपेशन होता है। इंडक्टर में पावर का डिसिपेशन नहीं होता, लेकिन बैक ईएमएफ तो बनाता है, करंट को फ्लो होने में अपोज तो पैदा करता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा कंपोनेंट है जो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। सर उसी को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। सिमिलरली, जब आपका कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो करंट को फ्लो करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, करंट को फ्लो होने नहीं देगा। तो ये भी एक तरह से सम काइंड ऑफ अपोज इज प्रोवाइडेड बाय द कैपेसिटर। तो इसका जो अपोज कहलाता है एक्स सी कहलाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस और इसका रेजिस्टेंस। इसमें पावर लॉस होगी, इसमें पावर लॉस नहीं होगी, इसमें पावर लॉस नहीं होगी। यहां पर आपकी पावर जीरो, यहां भी पावर डिसिपेशन जीरो, और यहां पर पावर डिसिपेशन नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो सर अब ध्यान से देख के बताओ कि एक्सएल कितना होगा। तो जो टर्म आई थी आपकी ओमेगा एल, वही तो एक्सएल था। ओमेगा कितना होता है सर? 2 पाई बाई टी। 2 पाई डी बाई टी मतलब 2 पाई एफ एल। तो आप एक्सएल की वैल्यू 2 पाई एफ एल से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ध्यान से देखो, अगर आपसे ग्राफ पूछा जाए सर एक्सएल और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या ग्राफ बनेगा, तो दोनों कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि आपका जो ग्राफ मिलेगा आपको लीनियर मिलेगा। तो अगर हम डीसी की बात करें सर, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? सर वो तो ऑक्सिलेट ही नहीं करती है, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या? जीरो होती है। तो फोर डीसी डीसी के लिए बेटा, तो एक्सएल की वैल्यू बोलो, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी पुट कर दो इसमें? जीरो। तो एक्सएल इज इक्वल टू जीरो। तो मींस डीसी के लिए इंडक्टर आपको रिप्लेस कर देना है बाई शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट से। यानी कि बिहेव्स इंडक्टर बिहेव्स लाइक शॉर्ट सर्किट, किसके लिए? फोर डीसी। ठीक है, फोर डीसी। क्लियर एकदम। अगर कोई मान लीजिए आपसे पूछे कि सर मेरे को ग्राफ बताइए एक्सएल और एल के रेस्पेक्ट में, तो देखो, एक्सएल कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो एल के साथ लीनियरली इंक्रीज करेगा, तो इसका ग्राफ भी लीनियर और इसका ग्राफ भी फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियर आपको ऑब्टेन होगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से समझ में बात आई है। अब हम एक्सी की बात करते हैं, अपोज प्रोवाइडेड बाय द कैपेसिटर। वो क्या है सर? तो वो आपका आएगा 1/ओमेगा सी। जो टर्म आई थी ईएमएफ को कैलकुलेट करते टाइम, वही आपकी थी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो सर ओमेगा की वैल्यू बोलिए कितनी होगी? भैया ये तो आपकी 2 पाई एफ होगी शायद, इंटू सी। तो 1/2 पाई एफ सी। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी के साथ एक्सी का ग्राफ कैसा होगा। तो सर इसका ग्राफ होगा आपके पास में, देखो, एक्सी और एफ रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सी कम होगा, है ना। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। ठीक, तो इस तरह का जो ग्राफ होता है उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेसिप्रोकल ग्राफ या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सी के साथ एक्स सी का क्या ग्राफ बनेगा, तो यहां पर भी कैसा रिलेशन है बेटा? रेसिप्रोकल रिलेशन ही यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ। ठीक, एक बात इसमें समझने वाली है, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं, कि जैसे मैं डीसी की बात करूं तो डीसी के लिए मैंने आपको बताया कि ऑक्सीलेट नहीं कर रही है, तो कांस्टेंट वैल्यू के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी बताओगे? सर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे हम जीरो। तो फ्रीक्वेंसी अगर जीरो है तो एक्स सी की वैल्यू बोलो, किसकी वैल्यू बोलो? एक्स सी की। तो एक्स सी आपके पास में आएगा 1/2 पाई एफ इंटू सी से फ्रीक्वेंसी रख दो कितनी? जीरो। तो किसी भी टर्म के डिनोमिनेटर को अगर हम जीरो से डिवाइड करें तो वैल्यू अप्रोच करेगी किसको? इन्फिनिटी को। मतलब फोर डीसी सोर्स, है ना। ये जो कैपेसिटर है आपके पास में, बिहेव्स कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट, ओपन सर्किट यानी कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, यानी कि सर्किट आपका ब्रेक कर देगा, सर्किट को आपके को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए, इसको आप वैसे बहुत आसान तरीके से ऐसे याद कर सकते हो कि डीसी के लिए
ये दो दीवार खड़ी हैं सामने, डीसी करंट क्या यहां से पास हो पाएगा? नहीं, डीसी करंट यहां से पास नहीं हो पाएगा। लेकिन इंडक्टर क्या करता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है डीसी के लिए, तो देखो डीसी इसमें से आराम से पास हो जाएगी। मतलब एक छोटा सा विजुअलाइजेशन मैंने बताया कि बार बार आप फॉर्मूला ना यूज करके देखो, आपको एक आइडिया माइंड में रहे। ठीक है, आइडिया एक माइंड में रहे। ठीक है, तो डीसी के लिए ये ओपन सर्किट, और डीसी इसमें से देखो आराम से पास हो जाएगी। ठीक, ये बहुत बढ़िया विजुअलाइजेशन है और आपको आना ये चाहिए। नेक्स्ट, अब बात करते हैं रेजोनेंस की। देखो सर, रेजोनेंस का मतलब देखिए बेटा, जेड की वैल्यू आपके पास में आई थी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो इसमें कि आर तो आपका कांस्टेंट है, ये आर तो आपका क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन एक्सएल और एक्ससी को आप चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग दी फ्रीक्वेंसी, बाय चेंजिंग दी फ्रीक्वेंसी, बाय चेंजिंग दी फ्रीक्वेंसी। ठीक, आ जाओ तो जैसे आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो ये डिफरेंस चेंज होगा। एक टाइम ऐसा आ सकता है कि इसकी वैल्यू जस्ट एक्सी के बराबर आ जाए, एक्सएल की वैल्यू जस्ट एक्सी के बराबर आ जाए, तो ये वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो जीरो प्लस आर स्क्वायर का रूट, यानी कि जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर। तो अगर हम कहें कि इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, तो देन जेड आपके पास में क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम। इससे कम नहीं हो सकता क्योंकि होल स्क्वायर है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव भी आ गई तो नेगेटिव का होल स्क्वायर वो पॉजिटिव होकर वैल्यू बढ़ेगी। तो मिनिमम वैल्यू तभी होगी जब ये टर्म क्या होगी? जीरो। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी सर? जेड इक्वल्स टू आर। ये जेड मिनिमम है आपके पास में। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज दी रेजोनेंस कंडीशन। एट रेजोनेंस आप ये कह सकते हो सर कि जब होगा तब आपका एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी हो जाएगा। जब भी रेजोनेंस होगा तो वो तब होगा जब एक्सएल इक्वल्स टू क्या हम ले लेंगे वैल्यू इसकी एक्सी के बराबर हम यूज करें। तो जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस अकर्स। तो एक्सएल बोलो बेटा, ये आपके पास में हो गया ओमेगा एल बराबर, ये कितना हो गया सर? 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा को इधर ले जाओ आप, तो ओमेगा इंटू ओमेगा। और उस फ्रीक्वेंसी को आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कह सकते हो। मैं तो ओमेगा नोट कह देता हूं, ओमेगा नोट। ऐसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोल दोगे आप? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिस पर रेजोनेंस कंडीशन आ रही है उसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओमेगा नोट या एफ नोट, ये एंगुलर हो गई और ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ओमेगा नोट की वैल्यू बोलो, दोनों फाइंड आउट करनी है हमें। तो बेटा ये आएगी 1/√LC। क्यों? क्योंकि ओमेगा नोट का स्क्वायर आपका आएगा, देखो पूरा कर लेते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/LC, और ओमेगा नोट की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 1/√LC। तो ओमेगा नोट कितना होता है सर? सर ये तो 2 पाई एफ नोट लिख सकते हैं। ठीक, तो 1/√LC, 1/√LC। तो एफ नोट की वैल्यू आपके पास में आ गई 1/2 पाई अंडर रूट L इंटू C। ये आपके पास में आ गया कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ऑल्टरनेटली हर बार ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपके पास में आ गई 1/2 पाई अंडर रूट LC, 1/2 पाई अंडर रूट LC। ठीक है, आसान था एकदम। अब देखो इसका ग्राफ देखो एक बार। मैंने कहा कि यहां इस वाले पॉइंट पर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है, तो जेड की वैल्यू कितनी है सर? जेड इज इक्वल टू कितना है? आर के बराबर। जेड की वैल्यू कितनी है? आर के बराबर। ये मैंने कहा जेड इक्वल टू आर, जेड इज इक्वल टू आर। मिनिमम वैल्यू है ये। कहां पर आएगी ये सर? एफ नोट पर। किस पर आएगी? एफ नोट पर। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं या फ्रीक्वेंसी को मैं कम करूं, तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ये या तो नेगेटिव में या पॉजिटिव में इंक्रीज करेगा, और उसका होल स्क्वायर होकर के ये इसमें ऐड होगा। तो जेड की वैल्यू अल्टीमेटली इंक्रीज होगी। तो जेड की वैल्यू इंक्रीज होगी अगर आप फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ाते हो तो भी, और फ्रीक्वेंसी कम करते हो तो भी आपको जेड की वैल्यू इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा आपका, जेड और फ्रीक्वेंसी के बीच में, है ना, जेड और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ये आएगा। अब सुनो, यहां पर आपके पास में जेड की वैल्यू क्या है? मिनिमम। तो जब मिनिमम रेजिस्टेंस होगा तो करंट क्या होना चाहिए सर? मैक्सिमम। तो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखो, तो एफ नोट पर
करंट की वैल्यू क्या होगी सर, ये तो आई मैक्स होगी, करंट की वैल्यू क्या होगी मैक्स। बाकी अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इंपीडेंस बढ़ेगा, तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। इस तरह से इसका ग्राफ इधर भी और इधर भी आपको obtain होगा। तो ये करंट है आपके पास में मैक्सिमम, आई विल बी मैक्सिमम एट रेजोनेंस। कहां पर होगा मैक्सिमम, रेजोनेंस कंडीशन पर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी आसान था ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। क्वालिटी फैक्टर देखिए, इट इज डिफाइंड एज द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस से हम इसको डिफाइन करते हैं। सुनो, मेरे पास में दो ग्राफ हैं, देखो मैं आपको बताया था मैंने कि ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ आपका किस चीज का है, जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। इसका उल्टा कर दीजिए तो आपको करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऑब्टेन हो जाएगा। अभी हमने देखा, तो अगर मैंने रेजोनेंस कंडीशन देखी तो उस पे दो तरह के ग्राफ मेरे को मिले। एक में थोड़ा सा फ्लैट कर्व है, और एक रेजोनेंस कंडीशन में जो करंट मिला उसकी वैल्यू शार्प है। उसकी वैल्यू क्या है, शार्प है। तो यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रही है, इसने देखो इतनी सी फ्रीक्वेंसी की रेंज को लिया है, बहुत कम फ्रीक्वेंसी, यानी कि बैंडविड्थ इसने बहुत कम ली है, कंज्यूम करी है। लेकिन यहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू देखो, इसने ज्यादा बैंडविड्थ को कवर किया है, इसकी बैंडविड्थ बहुत कम है। देखिए यहां पर ही आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल गई है ना, इसने ज्यादा बैंडविड्थ को कवर अप किया है, ये देखो। तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू यहां से लेकर यहां तक की फ्रीक्वेंसी यानी कि बैंडविड्थ के रेस्पेक्ट में अवेलेबल है। मतलब इसने इतनी सारी बैंडविड्थ कंज्यूम करी, और इसने थोड़ी सी बैंडविड्थ में ही मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ली है। तो हम ये कहेंगे कि शार्पनेस इसकी ज्यादा होगी इसके रेस्पेक्ट में। तो सर यहां पर हमने Q को डिफाइन करा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, Q इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बैंडविड्थ। सुनो, मेन अगर मैं बात करूं बैंडविड्थ की मेनली, तो ओमेगा नोट से इस तरफ अगर मैं देखूं तो मैंने बोला डेल्टा डब्ल्यू, और इस तरफ भी कितनी विड्थ बोल दी मैंने सर, ये भी डेल्टा डब्ल्यू, ये वाली विड्थ, ये और ये। तो आप ध्यान से देखो, ये अगर डेल्टा डब्ल्यू है और ये, तो बैंड विड्थ हो गई आपके पास में यहां से यहां तक पूरी ये टू डेल्टा डब्ल्यू, टू डेल्टा डब्ल्यू। तो आप कह सकते हो कि आपका जो क्वालिटी फैक्टर है 1/2 डेल्टा डब्ल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ, इक्वल टू का साइन आप डालो, तो यहां पर आप वो कांस्टेंट डालोगे ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट के रेस्पेक्ट में आपको कितनी बैंडविड्थ कंज्यूम हो रही है, दैट इज योर क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, इससे आसान नहीं हो सकता। ये क्वालिटी फैक्टर क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द बैंडविड्थ। अब सुनो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जो बैंडविड्थ है, ये जो बैंडविड्थ है आपके पास में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का रेशियो के बराबर आती है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के रेशियो के बराबर आती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये क्या है, ये आपके पास में टू डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू, सर यहां पर पुट कर दीजिए आप। तो Q की वैल्यू बेटा आपके पास में मिलेगी ओमेगा नॉट डिवाइड बाई टू डेल्टा डब्ल्यू की जगह कितना रख दूं मैं, टू डेल्टा डब्ल्यू की जगह आर बाई एल, आर बाई एल। ठीक है, ये बहुत अच्छा डेरिवेशन है, बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूं आप लोगों को। बाकी अच्छे अच्छे बच्चों के समझ में नहीं आता है बुक में, ये है क्या, रट लेते हैं बस इसको। तो ओमेगा एल बोलो बेटा क्या है, तो ये है सर एक्सएल, ये क्या है एक्सएल, डिवाइडेड बाई आर, एक्सएल बाई आर। तो क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला आ गया आपके पास में, दैट इज एक्सएल बाई आर, एक्सएल बाई आर। अच्छा, एक्सएल को आप लिख सकते हो कितना, या ऐसे देखो यहां से आ जाओ, ओमेगा नोट की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, ओमेगा नोट की वैल्यू बताई थी सर आपने 1/√L इंटू सी। याद करो, ओमेगा नोट की जगह ये रख सकता हूं मैं, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये वाला एल यहां पर एज इट इज, और नीचे आर आपका एज इट इज। तो सर ये वैल्यू आएगी आपके पास में क्यू की, दैट इज, देखो इसको अंडर रूट के अंदर लाओ तो एल स्क्वायर हो जाएगा, एल से एल काटो तो 1/R, और ये आ गया √L/C। बेटा इस वाले क्वेश्चन में, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार नीट में, और नीट में 2016 में क्वेश्चन इस पर पूछा गया है। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर के ऊपर।
RLC आपको गिवन हो जाएंगे, क्वालिटी फैक्टर पूछ लेंगे, है ना। ये दो करस्पॉन्डिंग आपको एलिमेंट देंगे तो पूछेंगे कि किस गिवन वैल्यू के लिए क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा। तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा तब होगा आर ज्यादा हो, और एल और सी में से कौन सा ज्यादा होना चाहिए क्वालिटी फैक्टर अच्छा होने के लिए? एल ज्यादा होना चाहिए। आर अगर ज्यादा हो गया तो क्वालिटी फैक्टर की देखो वैल्यू कम होगी। आर कम होना चाहिए, एल ज्यादा होना चाहिए, सी कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो बड़े आराम से। तो दिस इज ऑल अबाउट दी क्वालिटी फैक्टर। ठीक, क्वालिटी फैक्टर देखो सारे फैक्टर मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं एट ए ग्लांस। देखो ध्यान से, पावर फैक्टर क्या बताया मैंने सर? cos फाई। दिस इज इन ईच एंड एवरी केस वॉज इक्वल टू आर बाई जेड। चाहे कोई सा भी आप केस लीजिए, सभी में cos फाई की वैल्यू आर बाई जेड थी, ठीक है। अच्छा, cos फाई की वैल्यू आर बाई जेड, ये आपका था पावर फैक्टर। अच्छा, तो पावर फैक्टर के बाद में क्वालिटी फैक्टर आपने देखा क्या है? ये ओमेगा नोट अपॉन बैंडविड्थ, ओमेगा नोट अपॉन बैंडविड्थ। दिस इज रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। अभी इसके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया, कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। अब सुनो, फॉर्म फैक्टर इसके बाद में है। फॉर्म फैक्टर कभी कभी पूछ लेते हैं, तो देखो आर एम, इसमें क्या वर्ड आ रहा है? आर एम। तो मतलब आर एम एस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो, बेटा ये होता है आपका फॉर्म फैक्टर। अब इसके बाद में देखो लास्ट होता है एक पीक फैक्टर, डिफाइन करते हैं हम एसी सर्किट्स में कि पीक फैक्टर कितना। तो पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो बेटा आपका क्या होगा? पीक फैक्टर होगा। वो क्या होगा आपके पास में? पीक फैक्टर होगा। क्लियर? अब करते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स। ठीक, आरएलसी सारा कुछ हो गया, एक न्यूमेरिकल, हाँ दो टॉपिक और बाकी हैं, मैं अभी 5 मिनट में करा दूंगा उनको भी, है ना, बहुत आसान है दोनों। तो चलते चलते आप कर लोगे सारे। देखो, फाइंड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, फाइंड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। कोशिश करिए जरा इसमें इम्पीडेंस फाइंड करने की। यहां पर आपको ईएमएफ नहीं गिवन है, और सर्किट में क्या है? केवल एल और आर, एल और आर, ठीक है। अगर मेरे को वोल्टेज मालूम है और करंट की वैल्यू मेरे को गिवन है बेटा कितनी? 3 एम्पियर, तो इसके अक्रॉस आपका एक्सएल और इसके अक्रॉस आपका आर, ठीक है। तो वोल्टेज कितना है बेटा? 120। एक्सएल आपको फाइंड करना है, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू आई एक्सएल लिख सकता हूं। तो करंट की वैल्यू कितनी? 3। एक्सएल कितना हो जाएगा? वीएल बाई बेटा कितना? आई, वीएल बाई आई, वीएल बाई आई। तो वीएल बाई आई से फटाफट एक्सएल बताओ कितना होगा? 120/3 कितना आ गया? 40 ओम, 40 ओम आ गया। यहां पर सिंपली आप V इक्वल टू आई आर पुट करो जल्दी से। तो वोल्टेज कितना? 90 इज इक्वल टू करंट कितना? 3, आर की वैल्यू बोलो 30, आर इज इक्वल टू आ गया 30 ओम। यहां तक बात क्लियर हुई? अगर ये डीसी सोर्स होता, अगर मैं यहां पर ऐसे बैटरी देता आप लोगों को, तो आप कितना बोल देते सर? 40 + 30, 70 आंसर आ जाता। लेकिन अभी क्या है, ये एसी सोर्स है, तो एसी के करस्पॉन्डिंग इनको हम फेजर्स की तरह यूज करते हैं, और फेजर इन द सेंस रोटेटिंग वेक्टर, और वेक्टर सम हमें इसका करना पड़ेगा। तो Z यानी कि टोटल नेट इंपिडेंस कितना होगा बेटा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। क्लियर? तो आर आपका इधर, एक्सएल आपका इधर, तो ये आपके पास में Z आएगा, आर एक्सएल और ये Z। कितनी वैल्यू आएगी बेटा? आर कितना है? 30 का स्क्वायर 900, प्लस एक्सएल कितना है? 40 का स्क्वायर, तो 9, 1600, 2500 का 50, 50 ओम आपके पास में क्या आ गया? जेड आ गया। ठीक, कोई डाउट इसमें? आगे चलें, थोड़ा स्पीड मेंटेन करते हैं फटाफट। हाँ, ये दो टॉपिक मैं बोल रहा था, चौक कॉइल और ट्रांसफॉर्मर, इनको भी मैं करा देता हूँ। एसी जनरेटर मैंने सबसे पहला टॉपिक लिया था, मैंने स्टार्ट ही एसी जनरेटर से किया था, ठीक है। तो सारे मैंने कवर कर लिए हैं टॉपिक। ट्रांसफॉर्मर को देख लेते हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है, बेस्ड अपॉन दी म्यूचुअल, म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। किस पर बेस्ड है ये? म्यूचुअल इंडक्टेंस पर बेस्ड है ये आपका कौन? ट्रांसफॉर्मर। यानी कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल आप बताइए इसका क्या है? प्रिंसिपल है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर बेटा? म्यूचुअल इंडक्टेंस पर ये बेस्ड है। तो देखो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है,
ये आपके पास में सॉफ्ट आयरन कोर है। इस कोर पर आपने इस साइड से वाइंडिंग कर दी और इस साइड से भी क्या कर दिया, वाइंडिंग। इस साइड को हम बोलते हैं प्राइमरी साइड, इसको बोलते हैं सेकेंडरी साइड, ठीक है। इस तरफ हम क्या करते हैं, सोर्स ऑफ एसी, है ना, इनपुट के फॉर्म में अप्लाई कर देते हैं। तो होगा क्या, यहाँ सोलेनोइड के अंदर फ्लक्स जनरेट होगा और फ्लक्स इस सॉफ्ट आयरन कोर के मैग्नेटाइजेशन को यूज करते हुए इधर आपका लिंकेज करेगा, लीकेज भी करेगा, लिंकेज भी करेगा, है ना। तो फ्लक्स लिंकेज अगर इस साइड में होती है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी साइड, और इन वाइंडिंग्स को बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग्स, इन वाइंडिंग्स को बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग्स, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी साइड एनपी और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी साइड एनएस। क्लियर एकदम। तो हमने कहा कि एक पर्टिकुलर कोइल में आपका 5 नॉट फ्लक्स पास कर रहा है, कितना, 5 नॉट फ्लक्स पास कर रहा है। तो एन नंबर ऑफ टर्न्स में, एनपी नंबर ऑफ टर्न्स में कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स आपने एनपी बोले, 5 नॉट विद फ्लक्स थ्रू वन टर्न। तो जल्दी से बताओ, फ्लक्स थ्रू दी प्राइमरी साइड, तो एक से कितना सर, 5 नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स कितने, एनपी, तो टोटल फ्लक्स आ गया प्राइमरी साइड में 5 नॉट इंटू एनपी। सिमिलरली सेकेंडरी साइड में एक पर्टिकुलर कोइल से या एक टर्न से कितना, 5 नॉट, तो नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स कितने हैं, एनएस, तो टोटल आपके पास में फ्लक्स हो गया 5s, एन एनएस इंटू 5 नॉट। अब देखो फ्लक्स पता चल गया। अब हम जानते हैं ईएमएफ जो होती है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होती है, डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं ईएमएफ। तो ईएमएफ आपकी प्राइमरी साइड की मैं बात करूं तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डी फाइव पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ये 5 नॉट और एनपी है इस साइड में, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो कांस्टेंट है, ये कितना हो जाएगा, डी फाइव नॉट बाई डी टी, डी फाइव नॉट बाई डी टी, इसका डिफरेंशियल कितना, डी फाइव नॉट बाई डी टी। सिमिलरली इधर आ जाओ, इसका डिफरेंशियल करोगे आप तो सेकेंडरी ईएमएफ आपको मिलेगी सेकेंडरी साइड की, तो इसका डिफरेंशियल ये आ गया, एनएस कांस्टेंट है, डी फाइव नॉट बाई डी टी इसका डेरिवेटिव आ गया, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक। तो ईएमएफ ऑफ प्राइमरी साइड डिवाइडेड बाई ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी साइड इज इक्वल्स टू, देखो इससे ये कैंसिल आउट होगा, दोनों सेम है, तो एनपी अपॉन एनएस, एनपी अपॉन एनएस। हम यूं कह सकते हैं, हम यूं कहें कि ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी साइड बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो एनएस अपॉन एनपी ऑफ ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी साइड। सुनो ध्यान से, ये रिलेशन आ गया। मैंने कहा इस साइड में आपके 100 टर्न्स हैं और प्राइमरी में 10 टर्न्स हैं, तो यहां पर है 100 और ये हो गया 10, तो ये रेशियो हो गया आपका 10 टाइम्स, तो मतलब प्राइमरी साइड से 10 टाइम्स ज्यादा वोल्टेज मेरे को सेकेंडरी साइड में अवेलेबल हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस तरह की बात को हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, है ना। अगर देखो कर लेते हैं इसको, इफ देखो एनएस आपके पास में आ गया, एनएस अपॉन एनपी ऑफ द ई प्राइमरी, ये आपके पास में क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी साइड। देखो तो अगर मैं बोलूं कि एनएस इज ग्रेटर देन एनपी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी में ज्यादा कर दिया प्राइमरी से, तो ये रेशियो आपको ज्यादा मिलेगा, तो आपको वोल्टेज सेकेंडरी साइड में आउटपुट में इंक्रीज होकर के मिलेगा, स्टेप अप होकर मिलेगा। तो इस सिस्टम को बोलते हैं स्टेप अप कंडीशन। स्टेप डाउन क्या होगा सर, फिर स्टेप डाउन मतलब ज्यादा वोल्टेज से मेरे को आउटपुट में कम वोल्टेज चाहिए, ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कम कर दूंगा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी से, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी से। तो जहां पर 11,000 वोल्ट या 440 वोल्ट के वोल्टेजेस अवेलेबल हैं, तो इनमें इनमें ना आपके अप्लायंसेस सारे खराब हो जाएंगे अगर आप इनको डायरेक्ट यूज कर लें तो। इवन 440 को भी यूज करोगे तो भी ये काम नहीं आएगा। तो क्या करेंगे हम, इसको करेंगे बेटा स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो आपके खंभों पर लगे रहते हैं, वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स हैं। वो 440 वोल्ट को किसमें करके देंगे, क्या करके देंगे, वो कम मतलब 220 वोल्ट या 230 वोल्ट के आसपास वो करके हमें दे देते हैं, ठीक है। और पावर स्टेशंस में, जब हमें पावर स्टेशंस की बात करें तो हमें इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ओवर द लार्ज डिस्टेंसेस
ट्रांसमिशन करना है। तो जैसे आप रेजिस्टेंस में अलोंग दी रेजिस्टेंस चलोगे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। आपने मान लीजिए 100 वोल्ट भेजा, थोड़ी दूर चलने पर पता चला वो तो 50 वोल्ट रह गया, तो जरूरत पड़ेगी उसको वापस स्टेप अप करने की। तो वोल्टेज को फिर से आप ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप यूज करो, फिर से बढ़ाओ, फिर ओवर द लार्ज डिस्टेंस आप ट्रेवल कर सकते हो। किसको? करंट को ट्रेवल करा सकते हो, वोल्टेज को ट्रेवल करा सकते हो इन द फॉर्म ऑफ एसी। तो एसी का ट्रांसमिशन बहुत अच्छी तरह से पॉसिबल है, बट डीसी का ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर, डीसी कांट बी ट्रांसमिटेड। ट्रांसफॉर्मर एसी में आप यूज कर सकते हो, डीसी के लिए यूज नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, क्या क्या चेंज कर सकते हो आप? करंट को भी वोल्टेज को भी चेंज कर सकते हो। पावर ऑफ द प्राइमरी, पावर ऑफ द सेकेंडरी चेंज कर सकते हो, बिल्कुल। बट सर फ्रीक्वेंसी रिमेन्स, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, है ना। इनपुट और आउटपुट साइड में ट्रांसफॉर्मर क्या चेंज नहीं कर सकता? फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकता है। विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ये स्टेप अप और स्टेप डाउन तो करेगा, बट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि ट्रांसफॉर्मर आपका क्या नहीं करता है? फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। ठीक जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनकमिंग लाइट, चाहे आप उसको पानी में डाल दो, ग्लास में डाल दो, वेवलेंथ वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। किसी भी मीडियम से दूसरे मीडियम में आप जाओगे तो फ्रीक्वेंसी लाइट की भी चेंज नहीं होती है। लाइकवाइज फ्रीक्वेंसी इन द ट्रांसफॉर्मर रिमेन्स सेम। आपने इनपुट में 50 हर्ट्ज अप्लाई करी तो आउटपुट में भी 50 हर्ट्ज ही आपको ऑब्टेन होगी। ठीक, देखो कई बार लॉसेस पूछ लेते हैं, इसको फटाफट देख लीजिए। तो सबसे पहले तो देखो मैंने बात करी थी कि यहां प्राइमरी से और सेकेंडरी सेकेंडरी कॉइल्स में फ्लक्स को लिंक कराया था। फ्लक्स को क्या कराया था? लिंक, यूजिंग मैग्नेटिक कोर। ठीक है ना, सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक कोर से। लेकिन 100% तो आपका फ्लक्स लिंक नहीं होगा, कुछ ना कुछ लीकेज होगी। तो उस लीकेज की वजह से आपका क्या हो जाएगा? थोड़ा सा लॉस आएगा। देखो इस पूरी दुनिया में कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, एफिशिएंसी किसी भी चीज की 100% हो ही नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लॉस तो आपको मिलेगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। तो एक तो आपका फ्लक्स लीकेज हो गया। दूसरा, जो हम वाइंडिंग्स बेटा यूज कर रहे हैं, क्या उनका कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा? यस सर होगा, बिल्कुल। तो उसमें भी थोड़ा बहुत हीटिंग इफेक्ट की वजह से लॉस होगा। उसमें भी क्या होगा? लॉस होगा, ड्यू टू दी वाइंडिंग्स ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स। ठीक है, रेजिस्टेंस की वजह से लॉस हो गया। एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। अगर आपको परसेंटेज में निकालनी है तो एफिशिएंसी इन परसेंटेज पी नॉट अपॉन पी आई इंटू 100। इस तरह से आपको पता होगा एफिशिएंसी का, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। और नियरली इक्वल टू ये 95 से 97 तक रहती है। आजकल बहुत अच्छी तरह के हम ट्रांसफॉर्मर्स यूज कर रहे हैं, तो 95 टू 96% आपकी एफिशिएंसी हमें ऑब्टेन हो जाती है। ठीक है, इसमें कूलिंग लिक्विड वगैरह यूज करते हैं, अच्छे अच्छे मटेरियल का आपका कोर होता है, तो एफिशिएंसी हमें अच्छी खासी मिल जाती है आजकल। ठीक, एडी करंट्स, देखो एक बात समझो बेटा, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एडी करंट्स, है ना। वो सर्कुलर फॉर्म में चलेगा। ऐसे कैसे चलेगा? वो सर्कुलर लूप बनाते हुए। तो लूप है, करंट है, और आपके पास में कोर है। तो कोर में क्या होगा? आई स्क्वायर आर की वजह से हीट डेवलप होगी। तो हीट इन द फॉर्म ऑफ पावर लॉस आपको दिखाई देगी, तो वो भी एक तरह से लॉस हो गया, तो उसको बोलते हैं एडी करंट लॉस। ठीक है, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट आपको वेस्ट हो जाएगा। तो इट इज मिनिमाइज्ड बाय प्रोवाइडिंग इंसुलेशन बिटवीन द कोर्स। समझो, एक तो तरीका ये है कि पूरा मेटल का मैं कोर ले लूं। अब हम तरीका ये यूज करते हैं कि इस तरह की कोर होती है, देखो मैं समझाऊं आपको ऐसे। एक तो तरीका ये है कि पूरी मोटे के मोटे मेटल की हम बना दें। एक तरीका ये है कि इस तरह की जो मेरी कोर्स हैं, इनको पतले पतले स्ट्रिप्स में मैं डिवाइड कर लूं और हर एक के ऊपर इंसुलेशन में यूज कर लूं। तो जो देखो सर्कुलर पाथ बन रहा था करंट का, वो हमारा बंद हो जाएगा। तो एडी करंट लॉस हम इस तरह से
कम कर सकते हैं, मिनिमाइज्ड बाय प्रोवाइडिंग इंसुलेशन बिटवीन कोर्स। क्लियर हुई ये बात? बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी ये बात। तो आप जब देखोगे किसी भी छोटे से ट्रांसफार्मर को खोल करके, तो आपको ई जैसे स्ट्रिप्स मिलेंगी, कोर नहीं मिलेगी, पूरी स्ट्रिप्स मिलेंगी। क्लियर है एकदम? हिस्टेरेसिस लॉस, तो सर मैग्नेटाइजेशन जब भी होता है किसी मटेरियल का, जब भी मैग्नेटाइजेशन आपका रिवर्स और फॉरवर्ड, फॉरवर्ड और रिवर्स ऐसे होगा, तो मैग्नेटाइजेशन की वजह से आपका हीट प्रोड्यूस होगा बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्ट इन दी लॉस एज द हीट। अगर आपका मैग्नेटाइजेशन सेम डायरेक्शन में है तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि एसी है, तो एक बार फील्ड आगे एक बार फील्ड आप पीछे बनेगा, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी है उसमें क्या होगा, रिवर्सल होता रहेगा ऑल्टरनेटली। इस वजह से भी आपका लॉस होगा ड्यू टू दी इन दी फॉर्म ऑफ हीट। तो इसके लिए हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं, ठीक है ना। सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट है, कभी कभी आ भी सकता है, तो पता होना हमें चाहिए। चलो अब आगे चलते हैं। अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, है ना, ये मैंने ट्रांसफॉर्मर को ऐसे लिखा है, ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड ऑन 440 वोल्ट एंड 4 एम्पियर लाइन। यानी कि इनपुट में हमने क्या दिया, इनपुट में हमने दिया 440 वोल्ट और 4 एम्पियर का करंट। आउटपुट में हमें क्या मिला, आउटपुट में हमें मिला सर कितना, 220 वोल्ट हाउस होल्ड सप्लाई और 10 एम्पियर का करंट मिला। ठीक, गुड। अब हमसे पूछें कि एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर बताओ कितनी होगी, तो एफिशिएंसी इज नथिंग बट आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100 परसेंटेज में आ जाएगी। तो आउटपुट पावर कैसे निकालेंगे, आउटपुट वोल्टेज इनटू आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज इनटू इनपुट करंट, वी इनटू आई से फाइंड करते हैं पावर इनटू 100। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आपके पास में आएगा 80%। आसान है एकदम। एक क्वेश्चन ये देखिए, 1000 वोल्ट इनपुट सप्लाई है ना, विद करंट आई। इनपुट साइड में आपने इसको अप्लाई करा, आउटपुट साइड में आपको 20 एम्पियर का करंट मिला और 120 वोल्ट का वोल्टेज मिला। इन द सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी इज 80%। बेटा एफिशिएंसी कितनी दे रखी है आपको, 80%। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, करंट की वैल्यू बतानी है। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सर एफिशिएंसी कितनी होती है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। आउटपुट पावर बोलो V इंटू आई, सर V कितना 120 वोल्ट इंटू 20 एम्पियर करंट डिवाइडेड बाय इनपुट पावर बोलो, इनपुट पावर है आपके पास में 1000, तो वोल्टेज है, करंट की वैल्यू पता नहीं, इज इक्वल इंटू 100, इंटू 100, ये आपके पास में आ गया क्या, 80%, 80% एफिशिएंसी इक्वल्स टू 80। सोल्व कर लेंगे, ये गिवन है, तो करंट की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, तो 2 जीरो से आप 2 जीरो कट कर लो, एक से ये कैंसिल आउट हुआ, तो आई को उधर ले जाते हैं, तो आई मिलेगा आपको 120 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 80, जीरो से जीरो कट करो, 3 एम्पियर। करंट की वैल्यू आ गई बेटा 3 एम्पियर। तो प्यारे बच्चों, ट्रांसफॉर्मर पे इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इसको हम बड़े आसानी से कर सकते हैं, है ना। वो थ्योरेटिकल का पार्ट हो गया, थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, और ये न्यूमेरिकल एफिशिएंसी के ऊपर पूछा जा सकता है इस फॉर्म में, राइट। चलो ज्यादा नहीं बचाई, चौक कोयल आपका लास्ट टॉपिक है, उसके बाद में मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, और जितने भी पीवाई क्यूज हैं वो सारे कवर कर लूंगा आज इसी वीडियो में, ठीक है। तो थोड़ी सी ये वाली वीडियो लेंदी हो जाएगी, बाकी मैं सारी की सारी 1 घंटे से कम ही बनाऊंगा, ठीक है। तो चोक कोइल क्या है बेटा, देखो ध्यान से, इट इज सिंपली आरएल सर्किट, इट इज अ सिंपली आरएल सर्किट। सुनो ध्यान से, बेसिकली होना तो चाहिए पूरा प्योरली इंडक्टिव सर्किट, लेकिन क्या इंडक्टर हम अगर बनाना चाहें या सोलेनोइड बनाना चाहें, क्या उसका कुछ रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो सर अगर आप 100% इंडक्टर की बात कर रहे हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो इंडक्टर की जो कोइल्स हैं उनका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तो जब भी आप प्योर इंडक्टर की बात करो तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसके संग कुछ ना कुछ, उसके साथ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो आरएल सर्किट इसलिए इसको बोलते हैं प्योरली, वैसे हम चाह रहे थे कि प्योरली इंडक्टिव हो जाए। सुनो,
तो इट इज यूज टू कंट्रोल द करंट इन सर्किट बाय डिवाइडिंग द पोटेंशियल विदाउट पावर लॉस, विदाउट पावर। सुनो पहले समझो इसको। मान लो मेरे पास में एक बल्ब है और बल्ब विदस्टैंड कर सकता है बेटा 200 वोल्ट का वोल्टेज। इससे ज्यादा होगा तो ये अप्लायंस खराब हो जाएगा, ये बल्ब क्या हो जाएगा, खराब। अब मेरे पास में जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई ऐसी है बेटा एसी वाली, जो 400 वोल्ट का वोल्टेज उसका इंटरनल वोल्टेज है। अच्छा, अब मेरे को इस बल्ब को यूज करना है, ठीक है ना, इस बल्ब को यूज करना है। तो 400 वोल्ट से ये तो खराब हो जाएगा। तो मेरे माइंड में ये आएगा कि सर इसके सीरीज में एक रेजिस्टर लगा दो, इसके सीरीज में एक रेजिस्टर लगा दो। तो अगर रेजिस्टर में 200 वोल्ट आप 200 वोल्ट डेवलप करा लेते हो, तो 200 वोल्ट यहां पर, तो आपका क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में आपका करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये आप रेजिस्टर लगा करके इस काम को कर सकते हो, आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा। ठीक है, पहली बात। लेकिन सर इसमें करंट आई फ्लो कर रहा होगा, तो आई स्क्वायर इंटू आर की वजह से पावर लॉस हो गई, आपकी पावर क्या हो गई, लॉस हो गई, है ना। तो हमारा काम तो हो गया, बट हमने एनर्जी का लॉस करा लिया, एनर्जी का लॉस करा लिया। अब हम क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा काम भी हो जाए और पावर लॉस भी ना हो। तो ऐसी दो चीजें हमने सुनी थी। लेकिन सर डीसी में कैपेसिटर काम नहीं करता, ठीक है। अच्छा, तो डीसी के लिए हम क्या यूज करें फिर, इंडक्टर यूज कर सकते हैं, या कम फ्रीक्वेंसी के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम, इंडक्टर यूज कर सकते हैं। तो इंडक्टर इज प्रेफर्ड ओवर द कैपेसिटर। ठीक है जी। तो मैंने क्या काम करा कि इस वोल्टेज बल्ब को 200 वोल्ट चाहिए, अवेलेबल है कितना, 400। तो मैं इसके सीरीज में एक इंडक्टर को लगा देता हूं, जिसकी वजह से कुछ वोल्टेज यहां पर इसके अक्रॉस डेवलप हो जाए, इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज डेवलप हो जाए। तो जिसकी वजह से ये आपका जो बल्ब है, बिना पावर लॉस के, देखो वोल्टेज डिवाइड हो गया दोनों में, तो बिना पावर लॉस के, पावर लॉस किए बिना, पावर लॉस किए बिना हमने इस बल्ब को यूज कर लिया। तो इस तरह की चीज को हम बोलते हैं चोक कोयल, इस तरह की चीज को हम बोलते हैं, इस तरह के इक्विपमेंट को या डिवाइस को बोलते हैं चोक कोयल। देखिए जरा ध्यान से, इस पे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, देखो, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस एल, है ना, जो चोक कोयल है, इस बल्ब को चाहिए कितना, 300 वोल्ट इसके अक्रॉस है, 500 वोल्ट का सोर्स है आपके पास में, एसी सोर्स। ठीक है, ये आपका इंडक्टर। तो ये 100 वोल्ट और 300 वोल्ट आपको अवेलेबल है कितना, 500। इसका मतलब या तो रेजिस्टेंस लगाओ या इंडक्टर लगाओ, तो प्रेफर करेंगे हम इंडक्टर को। तो ये बोलेंगे फाइंड वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा ये आपको बताना है। तो देखो 500 यहां पर कितना, 300, तो आप आंख बंद करके ये कह सकते थे कि सर 200 वोल्ट यहां पर होगा। ठीक है, 200 वोल्ट यहां पर होगा, लेकिन वो आंसर आपका गलत होगा। मैंने इसलिए 200 वोल्ट नहीं लिखा था इससे पहले भी, उसके पीछे रीजन है। तो ये आपके पास में VL और ये आपके पास में VR। तो ध्यान से देखो, ये VR आपको गिवन है 300 वोल्ट, 300 वोल्ट। तो अगर आप मेरे को ये बता दो कि इसका इसका जो सर्किट का करंट है वो कितना करंट होगा, है ना, और इस बल्ब का कितना रेजिस्टेंस होगा, तो इस बल्ब के रेजिस्टेंस को आप निकाल सकते हो पी स्क्वायर बाई वी से, सॉरी, पी स्क्वायर बाई पी से, आई एम सॉरी। तो वी स्क्वायर बाई पी से इज इक्वल्स टू आई, सॉरी, इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। ठीक है, और पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, पावर क्या, वी स्क्वायर बाई आर से भी निकालते हैं ना। v इक्वल्स टू आई आर रख दो यहाँ पर, तो आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, आर से आर कटा तो आई स्क्वायर आर पावर होती है, ठीक है ना, या वी स्क्वायर बाई आर। आप यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, आर आर को इधर भेजो तो पावर को नीचे, तो वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई पी से आपका आ जाएगा रेजिस्टेंस, है ना। बल्ब वाली प्रॉब्लम्स इसी फॉर्मूले से होती हैं और फिर वो रेजिस्टर रेजिस्टर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती हैं, बहुत आसान चीज है ये। इसका रेजिस्टेंस बोलो, इसका रेजिस्टेंस आपके पास में आ जाएगा वी स्क्वायर, वी स्क्वायर कितना, 300 इंटू 300 बाई पी,
100। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल आउट हुए, 900 इसका क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, 900 क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। ठीक, लेकिन इतना करने की हमें नीड होनी नहीं चाहिए। अगर हम टेक्निकली थोड़ा सोचें तो ऐसे देखो कि सर नेट वोल्टेज कितना है सर, 500 वोल्ट। वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस कितना है सर, सर ये है आपके पास में वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस 300। ठीक है, 300 और नेट है आपके पास में 500। तो 100% इंडक्टर के अक्रॉस जो VL है उसको कितना होना पड़ेगा। तो आप ऐसे देखो कि V नेट जो होता है वो कितना होता है, VR स्क्वायर और प्लस VL स्क्वायर, है ना, ये बताया था मैंने। तो 500 इज इक्वल टू कितना आ गया, VR स्क्वायर और प्लस V अक्रॉस L स्क्वायर। तो VL आपके पास में देखो सोल्व करोगे 900, 2500, 1600 का 400, 400 वोल्ट कितना होगा सर, इसके अक्रॉस आएगा आंसर V अक्रॉस द इंडक्टर दैट इज 400 वोल्ट। बताओ, इससे आसान हो सकता था क्या ये। बाकी आप ऐसे भी कर सकते थे, यहां से आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया तो V बाई R करके करंट आया, करंट से आप कर सकते थे फिर इसको, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी आपको महसूस होता। ठीक है, तो ये आसान तरीका हो गया। इससे आपने देखा कि ये 3, ये 4 और ये 5, ये 300, तो ये होना पड़ेगा 400 और ये कितना होगा फिर 500। तो ये आपका V नेट, ये VR और ये VL, VL कितना आ गया 400। अब ध्यान से देखो, ये 400, ये 300, तो नेट 700 नहीं होगा, नेट 700 नहीं होगा। 400 प्लस 300 इक्वल्स टू 700 नहीं होगा नेट वोल्टेज। क्यों, क्योंकि हमने फेजर सम किया है, वेक्टर सम किया है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन में कभी कभी हम ऐसे कर देते कि यहाँ तो 200 आता, लेकिन 200 की जगह कितना आया आंसर, 400 आंसर आया है। चलिए आगे, फाइंड टोटल इंपीडेंस ऑफ द LCR सर्किट। आर आपको गिवन है बेटा 6 ओम, XL 10 ओम और XC की वैल्यू आपके पास में 2 ओम है। कई बार आपको मैं L दे देता, C दे देता, फ्रीक्वेंसी दे देता, तो आपको XL भी फाइंड करना पड़ता, किससे सर, 2 पाई FL से। XC भी फाइंड करना पड़ता 1 अपॉन 2 पाई FC से। दोनों आपको ऑलरेडी गिवन है, अगर नहीं गिवन होते तो आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, L और C आपको गिवन होते, यहां पर XL भी पता है, XC भी पता है। तो Z इज इक्वल टू बोल दो जल्दी से, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अरे बात समझ में आई या नहीं, R स्क्वायर बोलो बेटा 6 स्क्वायर 36 प्लस XL बोलो 10 माइनस XC बोलो 2, 10 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये 36 और प्लस 10 माइनस 2 8 होल स्क्वायर। सर ये तो 100 का 10 आ गया, 10 ओम आपका, 10 ओम आपका क्या आ गया, नेट इंपीडेंस आ गया, नेट इंपीडेंस आ गया। यहां पर अगर आपको 100 साइन ओमेगा टी ऐसे करके मान लो कोई भी ईएमएफ का सोर्स दे देते हैं, है ना, कितना सोर्स दे देते हैं, 100 साइन ओमेगा टी। तो इक्वेशन के फॉर्म में अगर देते तो ये वैल्यू बेटा वी नोट होती है, और वी नोट से आपको आई नोट कैलकुलेट करना होता, तो वी नोट बाई जेड कर देते। तो कितना आंसर आ गया होता आई नोट का, तो 100/10, 100/10 कितना, 10 एम्पियर का इसमें करंट फ्लो कर रहा होता। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछ लेता कि सर IRMS बताओ, तो IRMS क्या होगा, आई नोट का 1/√2 टाइम्स, 1/√2 टाइम्स। ये बातें क्लियर है एकदम, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पूरी वीडियो बनाई थी इसके पीछे, रीजन यही था। मैं चाहता तो बहुत अच्छी तरह से और भी इसको एनलार्ज कर सकता था, लेकिन मैंने शॉर्टकट फॉर्म में इसको बनाया, एरिया की फॉर्म में, डिस्क्रीट नंबर्स की फॉर्म में, है ना, सारे एवरेजेस आपको लेने बताए। RMS वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं कि पहले स्क्वायर करो, फिर मीन लो एंड देन टेक द रूट, ये सारी बातें मैंने बताई। तो उसको आप प्रीवियसली देख सकते हो, बहुत अच्छी तरह से मैंने उसमें एक एक कंसेप्ट को इंक्लूड कर लिया था। फाइंड एवरेज पावर इफ, देखो ध्यान से, अब पावर का जो मैंने कंसेप्ट बताया था उसको हम बहुत अच्छी तरह से यूज करेंगे। ठीक है, करंट की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा 2√2 साइन ओमेगा टी,
और वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी कि इक्वेशन दे रखी है कितनी, 4√2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। ठीक है, तो हमें सर्किट कैसा भी हो, मैंने आपको बताया कि पावर के लिए आप VRMS IRMS, ठीक है प्यारे बच्चों, और इंटू कोस फाई। कोस फाई क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि ये रेजिस्टिव है, कैपेसिटिव है, इंडक्टिव है, कैसा है। तो जब पता ना हो तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें। तो बेटा यहां पर मेरे को बताओ आई नोट कितना, तो सर आप कहोगे सर ये तो 2√2 है। मैं पूछूंगा बेटा IRMS बताओ, तो बोलोगे सर 2√2 यानी कि आई नोट डिवाइडेड बाई √2। तो सर ये तो 2 एम्पियर आ गया। IRMS आपके पास में कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी करके है, तो मीन्स ये जो वैल्यू है आपके पास में बेटा, ये है आपके पास में V नॉट कितनी, 4√2। ये मैक्सिमम वैल्यू है, V नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू है ये। अब मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है, तो VRMS बता दो बेटा कितना होगा। तो सर ये तो V नॉट बाई √2 होती है, तो VRMS आपके पास में कितनी आ गई, 4√2 डिवाइड बाई √2। तो ये आ गया आपके पास में 4 वोल्ट, क्या VRMS आ गया। VRMS आपके पास में है, IRMS है। अब बात करते हैं दोनों के बीच का एंगल फेज डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है। तो देखो ये तो एलोंग द साइन है ना, रेफरेंस में है ये तो कौन, करंट। वोल्टेज इससे साइन ओमेगा टी से कितना आगे है बेटा, मेरे जो फेजर पढ़ाए हुए हैं आपके डायग्राम, उन डायग्राम्स को एक बार देख लेना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। तो साइन ओमेगा टी से कितना आगे सर, पाई बाई 3 आगे, पाई बाई 3 आगे। पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री आगे। अरे बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा VRMS बोलो कितना सर 4, IRMS बोलो कितना सर 2, इंटू कोस फाइव, कोस फाइव मतलब कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2। ये कैंसिल आउट हुआ, 4 वोल्ट आपके पास में पावर आ गई सर्किट में, पावर डिसिपेटेड दैट इज 4 वोल्ट आ गई। कितनी पावर आ गई, 4 वोल्ट आपके पास में पावर आ चुकी है। बढ़िया था एकदम क्वेश्चन, बड़े आराम से आप लोगों ने कर दिया इसको। चलो, फाइंड EMF ऑफ द AC सोर्स। ये जो AC सोर्स है बेटा, अगर ये DC होता तो 10 वोल्ट 12 वोल्ट 20 वोल्ट इसकी वैल्यू आ रही होती, लेकिन अभी ये EMF E नॉट साइन ओमेगा टी की फॉर्म में आपको मिलेगी। AC सोर्स है ये, कैसा सोर्स है, दिस इज एन AC सोर्स। तो यहां पर आपको 30 वोल्ट 60 वोल्ट और 100 वोल्ट आपको क्या गिवन है, तीनों सर्किट्स का, तीनों एलिमेंट्स का वोल्टेज ड्रॉप आपको दे रखा है। तो VR बोलो कितना है बेटा सर, VR तो 30 वोल्ट है। V अक्रॉस इंडक्टर बोलो सर ये तो 60 वोल्ट है। V अक्रॉस दी कैपेसिटर बोलो तो सर ये तो 100 वोल्ट है। नेट वोल्टेज कितना, नेट वोल्टेज कितना, तो चाहो तो फॉर्मूला यूज करो या कर लो फेजर से, मैं दोनों बता देता हूं। फॉर्मूला क्या कहता है कि V नेट आपका जो होगा वो होगा सर VR² है ना, प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो VR मतलब 30 का स्क्वायर प्लस इन दोनों का डिफरेंस, VL VC का डिफरेंस 40 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 1600 9 25 25 50। V नेट होगा बेटा 50 वोल्ट्स, कितना होगा 50 वोल्ट्स होगा। क्लियर एकदम, 50 वोल्ट्स हो गया। अब इधर देखो, अगर मैं इसको फेजर से करना चाहूं, किससे करना चाहूं मैं, फेजर से करना चाहूं, तो फेजर से कैसे करूंगा, देखो ये आपके पास में, ये आपके पास में 30 VR, ये आपके पास में 60 VL, ये आपके पास में 100 VC। तो इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का जो नेट वेक्टर समाएगा, तो ये 60 इधर है और ये 100 इधर है, तो इन दोनों का आ जाएगा 40 डिफरेंस, ये आएगा 40 डिफरेंस, ये VC माइनस VL। ठीक है, तो ये इधर है और ये इधर, दोनों का वेक्टर सम इस साइड में आएगा, दोनों का वेक्टर सम इधर आएगा, और कितना होगा ये आएगा आपके पास में अंडर रूट VR² प्लस
VC माइनस VL या VL माइनस VC, दोनों बात बराबर हैं, उसका स्क्वायर। कितना आ गया ये? 50 वोल्ट्स। 50 वोल्ट्स आ गया। आसान था एकदम। आगे चलो। फाइंड करंट इन द कोइल। फाइंड करंट इन द कोइल। इस कोइल में हमें करंट की वैल्यू बतानी है। उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, देखो सुनो ध्यान से। इस पूरे सर्किट में करंट आई है, यहां भी क्या करंट आई जाएगा? यस सर। यहां भी कितना करंट जाएगा सर? आई जाएगा। तो आई करंट फ्लो कर रहा है इस पूरे सर्किट में। तो इस पूरे सर्किट का, इस पूरे सर्किट को मैं अगर एक रेजिस्टेंस की तरह मान लूं, तो उसका नेट रेजिस्टेंस यानी कि इंपिडेंस कितना होगा, तो मैं बड़े आराम से फिर बता सकता हूं। सुनो एक बात और, अगर इक्वेशन की फॉर्म में यहां पर मेरे को E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी ऐसे गिवन होता, तो ये वाली वैल्यू होती है बेटा मैक्सिमम वैल्यू। और यहां पर जो है ये रेटेड है। ये वैल्यूज कैसी हैं बेटा? रेटेड, यानी कि इनको बोलते हैं रेटेड वैल्यू। जो सोर्स के बराबर में 50 हर्ट्ज और ये 200 वोल्ट है, ये रेटिंग बोलते हैं, पावर रेटिंग। तो ये आपके पास में होती है आरएमएस वैल्यू। इस बात को ध्यान रखना, ये कैसी वैल्यू होती है? आरएमएस वैल्यू। रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर भी आरएमएस वैल्यू ही होती हैं। हाउस होल्ड जो सप्लाई आती है आपके घरों में, वो भी क्या होती है? आरएमएस और वीआरएमएस वैल्यू ही होती हैं। जो 220 है आपके पास में, वो क्या है? आरएमएस वैल्यू। ठीक है। अब आईआरएमएस वैल्यू आपको गिवन है, तो मैं आपसे कई चीज पूछ सकता हूं इसमें। करंट की मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ सकता हूं, करंट की आरएमएस वैल्यू भी। लेकिन यहां पर आपको 200 वोल्ट कैसी वैल्यू गिवन है बेटा? सर आरएमएस वैल्यू। ये कैसी है? आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू अगर मेरे को गिवन है ये, तो वोल्टेज है, जेड फाइंड कर लो। तो जेड फाइंड करने के लिए ये कितना है? 30। सर इसका बता दो, तो ये कितना आएगा? तो आप कहोगे सर एक्सएल होगा ये। तो एक्सएल होगा कितना? तो सर ये होगा ओमेगा एल। ओमेगा एल मतलब 2 पाई एफ इंटू एल। अरे क्लियर एकदम। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है ना, 22/7 इंटू फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इंटू एल बोलो 0.4 पाई। 4/पाई लो इसको, ये तो कैलकुलेशन दिक्कत हो जाएगी, इसको पाई रहने दो। ये पाई रहने दो, 0.4/पाई है ना। ये आपके पास में आ गया क्या? ओमेगा एल यानी कि एक्सएल। सोल्व करिए इसको, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, 0 से ये पॉइंट खत्म कर लो। ये 5 4 जा 20 2 जा 40। ठीक है, ये आ गया 40 ओम। एक्स एल की वैल्यू आपके पास में आ गई कितनी? 40 ओम आ गई बेटा। तो एक्सएल आपके पास में है, आर आपके पास में है। 30 और 40 70 भी कह सकते हैं बच्चे इसको, है ना। गलती होने के चांसेस बता रहा हूं मैं कि 200 डिवाइड बाई, दोनों को ऐड करके फटाफट वो 70 से डिवाइड कर देगा, करंट आ गया। ये वैल्यू आ जाएगी गलत। ठीक है, गलती क्या है फिर इसमें? सर इसमें गलती ये हो गई, इसमें ये गलती हो गई है कि Z इज इक्वल टू, हमने ये नहीं यूज किया कि आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें फेजर सम करना था। तो Z इज इक्वल टू बेटा कितना होगा? 30 स्क्वायर और प्लस ये कितना, ये आया आपके पास 40 का स्क्वायर। 16 900 2500 2500 का 50, 50 ओम आपके पास में। 50 ओम आपके पास में क्या आ गया? 50 ओम आपके पास में जेड आ गया। 50 ओम जेड आ गया, फिर तो 1 सेकंड में आप आंसर फाइंड कर सकते हो। करंट, करंट कौन सा आएगा? सर ये वैल्यू दे रखी है आरएमएस, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट आएगी कितनी? 200 डिवाइडेड बाई 50। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 4 एम्पियर। बेटा कितनी आंसर आ गया? 4 एम्पियर आ गया आरएमएस वैल्यू। 4 आरएमएस वैल्यू आई है आपके पास में। आरएमएस वैल्यू करंट की कितनी आ गई? आई आरएमएस आपके पास में आ गया 4 एम्पियर। क्लियर। मैं आपसे पूछूं आई पीक बताओ कितना होगा? पीक वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक, तो देखो आई आरएमएस जो होता है वो आई पीक बाई √2 होता है। मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 होता है। आई नोट आपको चाहिए, आरएमएस है तो इंटू √2 कर दो, तो आंसर कितना आएगा बेटा? 4√2 एम्पियर। मैंने सारी चीजें इंक्लूड करने की कोशिश करी है हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। फाइंड नेट इंपिडेंस ऑफ द सर्किट। फाइंड नेट इंपिडेंस ऑफ द सर्किट। नेट इंपिडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, अच्छी लग रही होंगी प्रॉब्लम्स।
क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, बड़े आराम से आप सारी प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली कर सकते हो। देखो, ये इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, इंपीडेंस बताना है, लेकिन फिर भी इंपीडेंस कैसे बताएंगे? देखो, इतनी इंफॉर्मेशन आपको है कि सर ये 3 एम्पियर का करंट यहां भी फ्लो कर रहा है और यहां भी फ्लो करेगा, ठीक है? तो इसके अक्रॉस क्या है? वी आर 120 वोल्ट गिवन है, वी आर इज इक्वल्स टू 120 वोल्ट गिवन है, करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर। तो सर आर वी इक्वल्स टू आई आर आप अप्लाई करके आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो V अपॉन आई, तो बेटा ये आपके पास में आ गया 40 ओम। बोलो बात समझ में आई या नहीं? तो इसकी वैल्यू आ गई 40 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 40 ओम। ठीक, अब हम बात करते हैं इधर, यहां पर वोल्टेज कितना है? 90 वोल्ट इज इक्वल टू, वो होगा आई इंटू एक्सएल के बराबर, आई इंटू एक्सएल के बराबर। आई कितना है सर? ये तो 3 है, इंटू एक्सएल इज इक्वल टू 90, तो एक्सएल आपके पास में आ गया 30 ओम। तो बेटा आर इधर, एक्सएल इधर, तो दोनों का नेट इंपिडेंस जेड, जेड कितना होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अरे बात समझ में आ गई या नहीं? तो ये हो गया 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। अरे सब में ये कैलकुलेशन आ रही है। तो जेड इज इक्वल टू 50 ओम। तो नेट इंपिडेंस आपके पास में, मतलब कैलकुलेशंस तो आसान ही आती हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर आपको मिलेगा, ठीक है? ये आ गया नेट इंपिडेंस ऑफ द सर्किट 50 ओम, है ना? बिना ईएमएफ दिए आपने क्या फाइंड कर लिया? नेट इंपिडेंस ऑफ द सर्किट। इन द गिवन सर्किट बिलो फाइंड नेट इंपिडेंस। बेटा सबसे पहले नेट इंपिडेंस पूछा है, फेज एंगल पूछा है, आई आरएमएस पूछा है, आई आरएमएस पूछा है, आई पीक पूछा है। सारी चीजें आप बड़े आराम से बता सकते हो, ठीक है? तो बताएं। यहां पर 220 वोल्ट की सप्लाई है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का सोर्स है। तो पहले तो मेरे को ये बताओ, ये कौन कौन सी वैल्यू आपको गिवन है? सर ये मेरे को आरएमएस वैल्यू गिवन है, ये मेरे को कौन सी वैल्यू गिवन है? आरएमएस वैल्यू गिवन है। क्लियर एकदम? ये कौन सी वैल्यू आपको गिवन है? आरएमएस वैल्यूज गिवन है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन है सर कितनी? इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 11 ओम। इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है बेटा आपको 35 मिली हेनरी, 35 मिली हेनरी, ठीक है? तो आपसे पहले पूछा है कि जेड बताओ, जेड हम कैसे निकाल पाएंगे? जेड निकालने के लिए बेटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट ऐड मत कर देना, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो सर एल तो है, एक्सएल नहीं है, एक्सएल निकालो। तो सर कैसे निकालेंगे? 2 पाई एफ इंटू एल से निकालो बेटा। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू बोलो 22/7, इंटू फ्रीक्वेंसी सर 50 गिवन है, इंटू एल कितना? 35 गिवन है। कट करो इसको, 7 से 5, तो ये हो गया 250 इंटू 44, और मिली है ये 10 की पावर -3 इंटू 10 पावर -3। ठीक, तो एक काम कर लो, 11 इंटू 4 लिख लो इसको, 250, ठीक, इंटू 10 पावर -3। तो ये हो जाएगा आपके पास में 1000, है ना? 25 चौका 100 इंटू 1 जीरो और है तो 1000 इंटू 10 पावर -3। ये 3 जीरो से ये कैंसिल आउट हुआ, बचा कितना? 11। तो ये आपके पास में आ गया 11 ओम। एक्सएल की वैल्यू कितनी आ गई सर आपके पास में? 11 ओम। सिंपल आएगी एकदम, ऐसी वैल्यूज आपको गिवन होंगी अपॉन पाई करके कि आप जो है आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? तो 11 ओम आपके पास में एक्सएल, और आर भी कितना? 11 ओम। एक्सएल भी कितना? 11 ओम। तो 22 ओम नहीं होगा, 22 ओम नहीं आंसर आएगा। देखो यही गलतियां होती हैं 12वीं क्लास में एक बच्चे से, और मैं इन्हीं चीजों पर ज्यादा स्ट्रेस आपके ऊपर डाल रहा हूं। ज्यादा मैंने थ्योरी पर फोकस नहीं कराया आप लोगों का, मैं न्यूमेरिकल्स की तरफ लेकर आया हूं। आप थ्योरी बहुत हल्की सी करा करके रिवीजन फास्ट मैंने करा दिया, लेकिन मैं किस पर फोकस कर रहा हूं? न्यूमेरिकल पोर्शंस पे। किस पे फोकस कर रहा हूं मैं? न्यूमेरिकल पोर्शन पे, ठीक है? क्योंकि ये आपका वीकेस्ट टॉपिक होता है, और इसमें छोटी सी मिस्टेक आप कर दोगे तो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है, ठीक? तो ये 11 और ये 11, तो 22 आंसर नहीं होगा, 22 विल नॉट बी द आंसर, करेक्ट आंसर ना। नाउ आर 11 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर,
ये आ गया आपको 11√2। यहां से चाहो तो आप फेजर से करो। फेजर से कैसे करोगे? एक फेजर इधर, दूसरा फेजर इधर, दोनों 90 पर, तो और दोनों बराबर मैग्नीट्यूड में है, तो कितना आंसर लिख दूं? 11√। बेटा मैंने ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स आपको कराए हुए हैं कि बिना कैलकुलेशन किए आप काम कर सकते हो, डायरेक्टली आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा जी साहब, तो आपके पास में पहली वैल्यू आ गई जेड की, कितनी? 11√2 ओम। 11√2 ओम आपके पास में क्या हो गया? आंसर आ गया जेड का, पहली बात। चलो ये रब कर देते हैं कैलकुलेशन। तो सर अब नेक्स्ट क्या पूछा आपसे? आपसे नेक्स्ट पूछा है फाई। ये फाई कितना होगा? ठीक है, तो बहुत आसान तरीका मैं बता देता हूं। पावर फैक्टर निकालो आप। कोस फाई हमेशा आर बाई जेड होगा। आर बाई जेड होगा। आर बोलो बेटा 11, बाई जेड कितना आया अभी? 11√2। तो 11 से 11 कैंसिल आउट। कोस फाई की वैल्यू बेटा कितना आई? 1/√2। और कब होगी? जब फाई आपका 45 डिग्री होगा। पाई बाई 4, 45 या पाई बाई 4 आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, कोई डाउट इसमें? इसके बाद में हम बात करते हैं आईआरएमएस की। किसकी बात करेंगे? आईआरएमएस की। इसको रब कर लेते हैं यहां से। बेटा ध्यान से देखो, ये आपको रेटेड वोल्टेज गिवन है, तो मतलब ये कैसी वैल्यू गिवन है आपको? आरएमएस वैल्यू। मैंने बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेस देकर इस पर बात करी है। ठीक है, तो ये आरएमएस वैल्यू गिवन होती है। तो आरएमएस वैल्यू वोल्टेज की है, तो करंट की भी आपको क्या मिलेगी? सर आरएमएस वैल्यू मिलेगी। तो आई आरएमएस आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। वी आरएमएस डिवाइडेड बाई जेड। जेड कितना है? 11√2। ठीक, तो बेटा ये आ जाएगी आपके पास में 20/√2। अब एक काम करो, देखो ये √2 से आप मल्टीप्लाई कर लो और √2 से डिवाइड कर लो, तो नीचे 2 हो गया, तो ये आएगा आपके पास में 10√2 एम्पियर। 10√2 एम्पियर का आपके पास में करंट आ गया। 10√2 का एम्पियर का आपके पास में क्या आ गया बेटा? करंट आ गया। अब करंट आने के बाद में पूछा आपसे पीक वैल्यू ऑफ द करंट, आई पीक। एक सेकंड में बता दोगे आप कि सर हम ये जानते हैं कि आई आरएमएस जो होता है वो पीक वैल्यू अपॉन √2 होता है। पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होता है, तो पीक वैल्यू क्या हो जाएगी? आई आर एम एस इंटू तो आई पीक आपके पास में हो जाएगा 10√2 इंटू √2। बेटा कितना आंसर आ गया? 20 एम्पियर आपके पास में आंसर आ गया आई पीक। क्या ऐसा ही कर दिया? उल्टा तो नहीं कर दिया भाई? देख लेना एक बार। आरएमएस आ गया, तो पीक बाई √2। आरएमएस आरएमएस आपके पास में है, तो √2 से मल्टीप्लाई किया, पीक। करेक्ट एकदम। ठीक है, तो पीक वैल्यू आपकी आ गई, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, ये एक इंडक्टर कॉइल है आपके पास में, यानी कि सोलेनोइड है। सोलेनोइड में एक एसी सोर्स को आपने क्या कर दिया? इसके अक्रॉस लगा दिया। ठीक है, अब हमें क्या काम करा? हमसे ये पूछ रहे हैं कि एक बल्ब जो हमने यहां पर अप्लाई करा है, ये बल्ब इस सर्किट में लगाया हुआ है, तो बल्ब की ब्राइटनेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मैं एक आयरन रोड को इसके अंदर क्या कर दूं? इंसर्ट कर दूं। ठीक है, तो मीडियम चेंज करते हैं। मीडियम चेंज करते ही क्या होगा? एल के ऊपर इफेक्ट आएगा। ठीक है, देखो एल आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा बाई इंट्रोड्यूसिंग द मीडियम। बाय इंट्रोड्यूसिंग द मीडियम, म्यू नोट एन से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो ना, तो म्यू नोट म्यू आर, तो जितना भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप इंसर्ट कराओगे तो एल की वैल्यू बढ़ेगी, एल बढ़ेगा, एक्सएल आपका इंक्रीज होगा। एक्सएल इंक्रीज होगा तो ब्राइटनेस विल डिक्रीज। बेटा ब्राइटनेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये आपका नीट में पूछा गया था क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से मैंने सारे के सारे आपके न्यूमेरिकल्स पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं, तो बाकी आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, इस तरह से मैंने आपका एसी बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करा दिया है। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा आपको करने की नीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।